मानचित्र के निर्माण की जो आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, उनमें है एक तो मापक होना चाहिए उसका, उसके बाद में मानचित्र का एक प्रक्षेप होना चाहिए, उसके बाद में मानचित्र का व्यापीकरण होना चाहिए। व्यापीकरण में क्या हो जाता है, जलवायु, आर्थिक, राजनीतिक, इस प्रकार से चुनी हुई सूचना विषय वस्तु से आसानी से प्रदर्शित किया जा सके उसमें। मानचित्र की अभिकल्पना होनी चाहिए। मानचित्र के आरेख विशिष्टताओं का निर्धारण किया जाता है, जिसमें संकेत चिन्ह होते हैं पठारों के लिए, मैदानों के लिए, घास के मैदानों के लिए, वनों के लिए, पहाड़ों के लिए, चोटियों के लिए। मीणा कौन है सर? इनका वीडियो आ रहा है सर, कैमरा ऑन है। माइक, क्या नाम है इसका, राजकांता, माइक कैमरा ऑफ करो मैम। ये राजकांता में कहाँ से शुरू होगा, मेरे ये नहीं पता है। ये कैमरा ऑन नहीं करें बस, अगर आपको कुछ बोलना है तो सभी के माइक ऑन है। उसके बाद में है मानचित्र का इतिहास है। विश्व में सबसे पहले तो मानचित्र था वो मेसोपोटामिया और इराक में बनाया गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक वाली, वो था 2500 ईसा पूर्व। भारत में सर्वे ऑफ देहरादून किस राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। सर्वे ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1767। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 180 साल पहले, भारत की आजादी के 180 साल के लगभग पहले था ये। अंग्रेजों ने की है इसकी। बाकी है 1785 में हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया गया था, भारत का नहीं, हिंदुस्तान का, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा जो बांग्लादेश का हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है, ये जो सारा का सारा हिस्सा दिखाया गया था। ये 1785 की बात है, जिसमें हिंदुस्तान का मानचित्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आरेख बनाए जाते हैं कि मानचित्रों का वर्गीकरण किया जाता है, भी कौन से किस कितने प्रकार के हैं। तो मानचित्र होते हैं वो मापनी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो बड़ी मापनी के और एक छोटी मापनी के। अब जो बड़ी मापनी का जो मानचित्र होता है उसका आरप छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। जब मापनी बड़ी, हाँ, जब मापनी बड़ी होगी ना तो आरप छोटा होगा। और एक होते हैं छोटी मापनी के। छोटी मापनी के मानचित्र होते हैं जिसमें आर्क क्या होता है, एक अनुपात जितना भी जो लिखा जाता है सेंटीमीटर में, वो आर्क क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ी मापनी के दो मानचित्र हैं वो दो प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, आपको पता है कि मापनी के आधार पर निम्न मानचित्रों को सही अवरोही क्रम आरोही क्रम में। क्वेश्चन है मेरा कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और वनों को दर्शाने के लिए किस प्रकार का मानचित्र होता है? ऑप्शन है आपके पास में, उच्चावच, स्थलाकृतिक और विषय वस्तु या थीमेटिक मैप, या फिर गुणात्मक या मात्रात्मक। उच्चावच, स्थलाकृतिक। अच्छा। देखो, जो एक तो होता है उच्चतादर्शी मानचित्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी उच्चतादर्शी और प्लेनिमेट्रिक है ना, ये दोनों ही उच्चावच स्थलाकृतिक होती हैं लक्षणों के आधार पर। बाकी विषय वस्तु का उद्देश्य के आधार पर बनाए जाते हैं ना, किसी विषय वस्तु को लेकर, उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप होते हैं ना, वो भौतिक और सांस्कृतिक होते हैं।
जो मैंने अभी नाम लिए है ना, मृदा है, जलवायु है, पठार है, पर्वत है, नदियां है, झरने हैं, पहाड़ियां हैं, अभयारण्य है, इन सभी को अगर अच्छे मानचित्र पर दर्शाया जाता है तो वो सारे के सारे भौतिक मानचित्र हैं। और जो तो किसमें शुक्ला शामिल आते प्रतीक हैं, में नहीं हो सकते क्या ये? वो उच्चावच या स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर है, देखेंगे उसमें आगे आएगा तो। बाकी ये थीमेटिक मानचित्र होते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि विषय वस्तु या थीमेटिक मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक मानचित्र और एक होते हैं सांस्कृतिक मानचित्र। रचना शैली के आधार पर एक होता है गुणात्मक होता है और एक होता है मात्रात्मक। बाकी जिक्र करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले है भूसंपत्ति के मानचित्र, जिनकी मापनी होती है वो बड़ी होती है और आरप होता है छोटा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः भूसंपत्ति मानचित्र। एक तो गांव के लिए जो प्रयुक्त होते हैं और एक शहरों के लिए प्रयुक्त होते हैं। कैडेस्ट्रल शब्द इनके लिए यूज होता है। कैडेस्ट्रल मैप होता है स्टार्टिंग में पहला। तो कैडेस्ट्रल जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ने सबसे ज्यादा मानचित्रावली का या मानचित्रों का निर्माण किया था, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा समुद्री दूरियां हैं वो सबसे ज्यादा और उन्हीं के आधार ज्यादा मानचित्रों का प्रयोग किया है। जो कैडेस्ट्रल शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? भू संपत्ति पंजिका, यानी कि एक रजिस्टर होता है, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जमीनों का जो ब्यौरा रखा जाता है उसे कहते हैं भू संपत्ति पंजिका। पटवारी इसी मैप का प्रयोग करता है ना सर? हाँ, पटवारी होता है या फिर नगर पालिका होती है, उनके पास यही मैप है। पटवारी के वीडियो के पास में, ग्राम विकास अधिकारी के पास में जो मैप होते हैं, वर्तमान में हमें दिखाने के लिए भी कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर धर्मशाला है, कहाँ पर गिरजाघर है, कहाँ पर गुरुद्वारा है और कहाँ पर पोखर है, तालाब है, उनका जो कच्चा चिट्ठा बनाया जाता है ग्रामीण स्तर पर, जिनकी मापनी क्या होती है? बड़ी होती है और आरप छोटा होता है उनका। तो गांव का आरप छोटा होता है या शहरों का आरप छोटा होता है? शहरों का। शहरों का आरप, क्योंकि नगरीय जो प्लान होते हैं ना वो 2000 की मापनी पर बनाए जाते हैं आरप उनका, और जो ग्रामीण आरप होता है उसका 4000 होता है। इसमें एक लाइन कही जाती है कि जैसे जैसे मापक छोटा होता है तो मापनी बड़ी हो जाती है। उसके बाद में आते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्रों में उच्चावच होता है, वनस्पति होती है, कृषि होता है, परिवहन होता है, अफवाह तंत्र होती है, बस्तियां होती है और जलाशय होते हैं, उनको प्रदर्शित किया जाता है। और वो भी किसके माध्यम से? रूढ़ चिन्हों के माध्यम से। नदियों को नदियों के रूप में नहीं दिखाएंगे, नदियों को रूढ़ चिन्ह के माध्यम से दिखाएंगे स्थलाकृतिक मानचित्रों में। भारत है वो स्थलाकृतिक जो मानचित्र है वो बनाने का काम कौन करता है? भारत में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं या जो मानचित्र बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून का बहुत अच्छी संस्था है ये। अपने वर्तमान में जो जितने भी मापक आधारित मानचित्र है वो उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनकी दो श्रृंखलाओं में ये तैयार करती है। एक तो है भारत के लिए, भारत व पड़ोसी देशों की श्रृंखला है, और उसके बाद में विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की एक श्रृंखला है। बाकी जो श्रृंखलाएं हैं, कितनी शीट है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से खत्म होती है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, टोटल कितनी शीटें हैं, तो उनका आगे जिक्र आएगा स्थलाकृतिक मानचित्र। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र वो कितने शीटों से, किस शीट से लेकर कितनी शीट तक है? आज भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। 39 39 से लेकर के 92 तक।
हाँ 12वें तक। 39 से 92 तक की जो स्थलाकृतिक शीट है वो भारत के क्रम में है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी भारत का तो दे दिया हमने मानचित्र, परंतु भारत के पास में पाकिस्तान लगता है, तो पाकिस्तान की सीमा और कितनी दूर पर सीमा है। जैसे हमें कैसे पता चला कि पाकिस्तान की कोई भी, जैसे इस्लामाबाद है, वो भारत की स्थलीय सीमा से कितना दूर है, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी देश है ना, उन सभी पड़ोसी देशों को सम्मिलित करते हुए हमारे पास टोटल 106 सिटी हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि भारत व पड़ोसी देशों की श्रृंखला के अनुसार भारत के पास 1 से लेकर 106 सीटों का निर्धारण किया गया है, जिसमें भारत का क्रम है ना वो 39 से लेकर 92 तक की सीटों का क्रम है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आज राजस्थान का भी डाला था, राजस्थान की कौन कौन सी सीटें होती है वो की जाती है। क्वेश्चन है कि भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं उनमें अक्षांशीय और देशांतरीय अंतराल कितना रखा जाता है? 4 डिग्री। 4 डिग्री 4 डिग्री देशांतर। 4/4 का 4 ही तो अक्षांश होंगे, 4 ही देशांतर होंगे। 4/4 का एक बॉक्स होगा, उसका एक जो मानक रखा जाता है 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर का मानक रखा जाता है। परंतु यह विश्व के संदर्भ में अलग है, परंतु भारत के संदर्भ में अलग है। विश्व के संदर्भ में कैसे अलग है? कि विश्व का जैसे मापन किया जाता है ना विश्व में अक्षांशों में, तो उत्तर और दक्षिण में 60 डिग्री तक तो कितना है मापन इनका? डिग्री देशांतर। अक्षांश का 4 है, 6 डिग्री देशांतर। देशांतर का तो 6 है और अक्षांश का 4 है। अक्षांश का 4 परंतु नहीं, अक्षांश का 4 है। वही मैं कह रहा था, अक्षांश 4 है और देशांतर 6 है। हाँ ठीक है। अक्षांशों का तो 4 डिग्री है और देशांतर का 6 है। जब 4/6 का एक बॉक्स बनता है ना तो वो एक शीट बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा वापिस रिपीट कर देता हूं कि भारत का जो मानचित्र बनता है वो 4/4 का बनता है। तो बताओ उसमें कितने 1/1 के कितने बॉक्स होंगे? 4 होंगे। क्वेश्चन दोबारा से, भारत के जो मानचित्र है वो 4 अक्षांश और 4 देशांतर पर बनते हैं। 4 अक्षांश और 4 देशांतर का एक बॉक्स होता है, उसको एक शीट बोलते हैं। उस एक शीट की बॉक्स में 1/1 के कितने बॉक्स होंगे? बॉक्स तो हिसाब से 3 होने चाहिए। दोबारा सोचो सर। 16 नहीं, कितने होने चाहिए? 16 4/4 के बॉक्स में 16 बॉक्स होते हैं 1/1 का। सर राष्ट्रीय मानचित्र तो 4 और 6 को हिसाब से बांटेंगे तो 24 होने चाहिए। कैसे? सर 256 होंगे भाई। अंतर्राष्ट्रीय परिषद में तो सही है 16 ही होंगे, लेकिन भारतीय टोपोग्राफी में 24 होंगे राष्ट्रीय मानचित्र वाले। नहीं, ये कथन है होने चाहिए, बाकी सही बात आपकी हो सकती है, परंतु हमारे पास इतना आंकड़ा है कि भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र है ना वो 4 अक्षांश और 4 देशांतर के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाता है। यानी 4 अक्षांश और 4 देशांतर का एक बॉक्स बनता है। उस बॉक्स में 1/1 के खाने कितने होते हैं? 4/4 के 4 हो गए तो 4 के अंदर 4 और बनेंगे तो 16 हो जाएंगे। 16 हो जाएंगे। परंतु ये तो है भारत का, भारत जब अपने स्तर पर बनाता है तो तब ये बनाते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अक्षांशों का निर्धारण किया गया है ना तो उत्तर के 60 और दक्षिण के 60 डिग्री अक्षांशों को बीच में रखते हुए वो 4/6 का बनाया गया है। 4 अक्षांश और 6, ये 4 और 6 का जो अक्षांशीय मान है और देशांतरीय मान है ये अंतर्राष्ट्रीय मापक है। अंतर्राष्ट्रीय जो शीट है ना उसका निर्धारण किया गया है। जैसे हम बात करते हैं कि विश्व में 2222 सीटें हैं टोटल, तो अगर आपसे पूछे भी विश्व में 2222 सीटें हैं तो बताओ कि उष्णकटिबंधीय भाग के एक सीट का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है?
इंटू 4 हो जाएगा सर। 4 6 तो दिशा, हाँ 4 तो अक्षांश हो जाएंगे और 6 देशांतर हो जाएंगे। तो इसकी आकृति कैसी होगी? वर्गाकार होगी या आयताकार होगी? आयताकार। आयताकार। आयताकार होगी, ठीक है। 1/1 कितने अक्षांश बनते हैं, कितने बॉक्स बनेंगे उसमें अंतरराष्ट्रीय माप? अब पढ़ेंगे सर इसमें। 6/4 में कितने बॉक्स बनेंगे? 24। वैसे तो वो एक ही सीट है, पर तो उसी सीट को हमें 4 भागों में बांटना है। वो तो फिर आगे बटेगी भी, इंच में की है या फिर 10 इंच है या फिर 24 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 61 से लेकर 88 तक का, 88 तक है क्या? हाँ सर। हाँ सर 88 तक। 61 से लेकर 88 तक का जो भाग है उसमें अक्षांशीय और देशांतरीय अंतराल कितना है? उसमें 4 डिग्री अक्षांश और 12 डिग्री देशांतर। 4 डिग्री अक्षांश 12 डिग्री देशांतर। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री देशांतर के बाद में 2 देशांतर मिलकर भूमध्य रेखा पर जो देशांतर है ना, उस देशांतर की मापनी 60 डिग्री के ऊपर जाते हैं ना, तब 2 देशांतर 1 देशांतर जितनी मापनी प्रदर्शित करता है। तो इस कारण वहां पर तो अक्षांशीय मान तो बिल्कुल वही रखेंगे 4, परंतु ऊपर क्या हो जाएगा, देशांतरीय मान कितना हो जाएगा, उससे दुगुना हो जाएगा, शीट उतनी बड़ी रहेगी। समझे इस बात को क्या? क्योंकि ध्रुवों पर सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर कितनी ध्रुवीय शीट है, क्वेश्चन ये है। एक है, एक तो उत्तरी ध्रुव की और एक दक्षिणी ध्रुव की। ध्रुवों पर मात्र टोटल 2 ही शीटें हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा ये सीटों का। बाकी इस पर करेंगे चर्चा, अभी डिटेल से करेंगे। भारत का तो रहता है 4/4 का, जब भारत अपना मानचित्र बनाता है देहरादून के हिसाब से। उसके बाद में जब भारतीय मानचित्र बनाए जाते हैं तो देहरादून 3 प्रकार के आरफ लेता है। आरफ लेता है छोटी मापनी का, फिर बड़ी मापनी का, या फिर बड़ी मापनी का, या फिर छोटी मापनी का, जिससे भी है वो 3 आरफ लेता है। तो वो 3 आरफ के आधार पर वो कौन कौन सी आरफ है जिसके आधार पर वह मानचित्र बनाता है? ठीक है, सही आरफ कौन से? संतरो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मिलियन मापनी को छोड़ता, बाकी के 4 है ना वो नीचे का जाता है। जैसे कि 2.5 लाख वाला हो जाता है 1/2.5 लाख, और 1/1 लाख वाला, और 1/50,000 और 1/25,000। 1/25,000, 50,000 और 2.5 लाख जी मिलियन मापनी को 3 मापनी है। हाँ 25,000, 50,000 और 2.5 लाख 3 मापनियों का यूज करता है ये। ठीक है, तो 4/4 के बॉक्स बनाएगा। वो 4/4 के बॉक्स को एक शीट का नाम देगा। और जब भारत और भारत के पड़ोसी देशों के लिए जब वो मापनी बनाएगा या आरफ रखेगा, तो आरफ में कोई भी चीज अगर बड़ी दिखानी है तो वो 1:25,000 का मापक रखेगा। बड़ी मापनी पर दर्शाना है, उससे जो मध्यम मापनी पर रखना है तो 1:50 का रखेगा। अगर बिल्कुल छोटी मापनी करनी है तो वो 2.5 लाख का मापक करेगा। परंतु क्या भारत में मिलियन मापनी पर मानचित्र बनते हैं? नहीं सर, भारत में बना। अगर मिलियन मापनी पर मानचित्र बनते होते तो हमारे पास आंकड़े होते भी। जो देहरादून है वो मिलियन मापनी पर मानचित्र बनाता है। मिलियन मापनी पर तो सिर्फ विश्व के मानचित्र बनाते हैं, और विश्व के जो मानचित्र होते हैं वो ऑक्सफोर्ड है, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है वो जारी करती है। क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में 0 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों तक टोटल कितनी शीटें हैं अंतरराष्ट्रीय? 900 सर। अंतरराष्ट्रीय 900 है। और 61 से लेकर 88 तक कुल कितनी शीटें हैं? 210।
28 हो जाएंगे फिर 61 से लेकर एक साइड चेक कर दो। टोटल अक्षांश 1110। जैसे ये निकलता कैसे है ये तो पता होगा आपको, ये कैसे निकाला है ये टोटल। जी सर। पता है। जैसे 60 डिग्री अक्षांश है, ऊपर वाला देख लेते हैं पहले, उष्ण कटिबंधीय वाला 60 डिग्री नॉर्थ वाला 60 डिग्री अक्षांश है ना, उस 60 डिग्री को अक्षांशों को कितने भाग में बांटा है। वो कहता है कि अक्षांशों वाली जो शीट है ना वो 4/4 की है, यानी 4 की है, और देशांतर है वो 6 की है। तो जो 60 है ना उसको 4 से भाग कर दो तो 15 चौक 60, वो 15 आएगा। 15 आने के बाद में उसके बाद में जो देशांतर है वो कितने हैं टोटल, तो टोटल देशांतर 360 ही है। 360 देशांतर को देशांतर को भाग करेंगे किससे, 6 से भाग करेंगे 6 से करते तो उसका आएगा 60 आएगा। 60 × 15 का जो भाग करेंगे ना वो आ जाएगा कितना, 15 × 90 900 आ जाएगा। इस प्रकार से तो 900 ऊपर है। उसके अलावा 900 तो 60 डिग्री तक है उत्तर में, और 61 से लेकर 88 तक कुल कितनी सीटें हैं, 4/12 की 420 है। देख लो एक बार। सर दोनों गोलार्ध तो मैं 420, जैसे 210 हो जाएंगे सर ये गोलार्ध। मैं 210, यही तो बात है, क्वेश्चन यही था कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, वो है 210, और ध्रुवों पर कितनी है, 2 नहीं है, वहां पर 1 है, क्योंकि एक तो उत्तरी ध्रुव की होगी, एक दक्षिणी ध्रुव की होगी। तो इस कारण से टोटल जो स्थलाकृतिक शीटों की जो संख्या ज्ञात होती है वो सारी की सारी कितनी है, 2222। सर ये ध्रुवों वाली में थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों, ध्रुवों वाली में क्या है, मतलब 88 के बाद 89 और 90 2 हो रहा है। हाँ तो 90 तो पॉइंट आ जाएगा ना, बिल्कुल। मतलब वो नहीं गिना जाता है क्या? तो देखो 0 से लेकर 1 तक को चलते हैं ना, 0 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट 60 पॉइंट 80 पॉइंट 90 और 1, ये तो आता है 1 के हिस्से में। जब 1.1 हो गया ना तो 1 के हिस्से में बात नहीं रही, वो चली गई 2 के हिस्से में बात। ठीक है ना, तो 1 का तो हिस्सा पूरा हो गया। उसी प्रकार से जो होती है ना 88 डिग्री, 88 डिग्री से आगे 88.1 88.2 88.3 इस प्रकार से 89, और 89 से 1 89 2 89 3 इस प्रकार से 90। तो वो जो 2 अक्षांशों का जो मामला है ना वहां पे, उस दोनों को ही पूरे गोलार्ध के रूप में गोलाकार है चारों तरफ, तो उसको एक शीट में बांट लिया। ऐसा तो है नहीं कि वो कोने के रूप में या फिर शंक्वाकार है वहां पे जाकर, वो तो है तो एक समतल भाग ही। जैसे भूमध्य रेखा पर समतल है वैसे अक्षांश रेखा सभी जगह समतल ही है। इस कारण से समतल जो है ना वो दिखाता है वहां का जो भाग है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर बर्फ जमी हुई होती है, तो किसी एक शीट के अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो आंकड़ों का जो तब्दीलियां आ जाए तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हालांकि उन्होंने क्या है 88 से लेकर 89 और 90 उन दोनों को एक ही शीट में रखा है। शायद 88 और 89 का जितना गोलार्ध बनता है वो गोला बनता है, वो शायद एक शीट का स्थान घेरता हो। जैसे एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर हो सकता है, तो एक 4x4 के बॉक्स का भी तो वर्ग किलोमीटर 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो सकता है। इससे वहां पे तो मापनी तो बढ़ती है वैसे। मापनी नहीं बढ़ती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मापने वाला मापनी घटेगी या बढ़ेगी इसमें कोई चीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने संतुलित कर लिया है इस चीज को। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि 4x4 का बॉक्स या फिर 4x6 का बॉक्स वही क्षेत्रफल दर्शाता है जो 4x12 का बॉक्स दर्शाता है। समझे नहीं क्या इस बात को? एक 4x6 का बॉक्स है, 6 चौक 24 वर्ग किलोमीटर दर्शाता है। तो 61 से लेकर 88 के बीच में वो जो 4x12 का जो बॉक्स है ना
वो उतना ही वर्ग किलोमीटर एरिया दिखाएगा जितना उष्णकटिबंधीय भाग का दर्शाता है। यहाँ कोई संदर्श हो रहा है, संदर्श वाली बात नहीं है। वहां पर तो अगर तीन अक्षांशों को, 3 देशांतरों को लेना पड़े तो भी ले सकते हैं, तभी तो शीटों में काटा गया है ना इसको, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप बोलते हैं इसको। अब इसके नाम आते हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहला है मिलियन मापनी। मिलियन मापनी कितनी होती है? 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ की, कितने की होती है? 10 लाख। 10 लाख होती है। 10 लाख की। मिलियन से बड़ा क्या होता है? 1000, 10,000। बिलियन होता है। बिलियन से होता है ट्रिलियन। अच्छा, जैसे मिलियन में कितनी जीरो लगती है? 3 के ग्रुप लगते हैं, 2, 6 लगते हैं। इसको काउंट करते हैं, 3 जीरो के ग्रुप लगते हैं 2। तो बिलियन में कितने लगते हैं? कितनी जीरो लगती है? 3 का ग्रुप लगेगा, 9 हो जाएगा। हाँ, उसमें क्या हो जाते हैं? 3 के ग्रुप लगते हैं 3। फिर उसके बाद में ट्रिलियन में कितना होता है? 1 ट्रिलियन में 12। 1 ट्रिलियन में होते हैं 3 के 4 ग्रुप लगते हैं। जैसे 1000 में कितने लगते हैं? 0 का 1 ग्रुप लगता है, 3 का 1 ग्रुप लगता है, 1 के आगे 3 0, 3 का ग्रुप होता है ये। जैसे 1000 होता है पहले, फिर उसके बाद में मिलियन होता है, मिलियन के बाद बिलियन हो जाता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन हो जाता है। तो 3 की जो जीरो की संख्या है वो बढ़ती जाएगी थोड़ा सा। एक वैसे तो ये मापक और आर्क में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। किसी भी मापक में वो 10 लाख का आंकड़ा पूछ ले और 10 लाख के आंकड़ों में वो मिलियन देकर और किसी संख्या में जीरो लगा कर दे दे, किसी में 1 कम कर दे, किसी में 2 ज्यादा कर दे। अगर आपको जीरो काउंटिंग नहीं करने आते तो वो थोड़ा सा देख ले। मिलियन मैप कितने अक्षांश और देशांतर पर बनते हैं? 4x4 का। 4x4 का होता है, वो 1 मिलियन मैप पर बनता है। अब इसमें क्या बताने वाली बात है? का कोई है क्या इसको? मिलियन को मिलियन मैप होता है तो उसकी जो आर्क होती है वो 10 लाख के बराबर होती है मिलियन मैप की। पहली बात ये। और अक्षांश और देशांतर का अनुपात 4x4 का होता है। परंतु ध्यान रखना है, यहाँ पर अक्षांश 4 है और देशांतर ही 4 है मिलियन मैप के। जब मिलियन मैप को चौथे हिस्से में काटेंगे तो 4x4 का बॉक्स है ना, 4 अक्षांश और 4 देशांतर, वो 1 देशांतर इंटू 1 अक्षांश हो जाएगा। जब 1 इंटू 1 का हो जाएगा ना तो उसको बोलते हैं क्वार्टर इंच मैप। क्वार्टर इंच मैप या फिर 1 डिग्री शीट बोलते हैं उसको, डिग्री शीट बोलते हैं, 1 डिग्री शीट बोलते हैं, क्योंकि 4 डिग्री का था वहां पे मिलियन मैप में, और 4 मिलियन मैप से भी चौथे भाग को काट कर बनाया गया है। तो उसके बाद में वो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री इंच है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो इंच मैप या डिग्री शीट होती है वो मिलियन मैप को कितने भागों में काटती है? 4 भागों में काटती है। 16 भागों में काटती है। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले पूछा था कि भी भारत के जब 4x4 पर मापक बनेगा, 4 अक्षांश और 4 देशांतर का, तो कितने बॉक्स कटेंगे? उसमें तो वो बॉक्स कटेगा, वो बॉक्स की संख्या काउंट करें। यहाँ पर तो सिर्फ किसी अक्षांश देशांतर का माप नहीं ज्ञात करना, यहाँ पर सिर्फ बॉक्स की संख्या ज्ञात करनी है हमें। बॉक्स कौन सा बॉक्स कहाँ पर है और किस प्रकार का बॉक्स है। ठीक है, आपके पास में बिल्कुल एक मैप होगा,
अगर उत्तरी पूर्वी शीट अगर आपसे पूछे कि मिलियन मैप की उत्तरी पूर्वी शीट कितने भागों में बंटती है, क्वेश्चन इतना ही है। उत्तरी पूर्वी शीट, मिलियन मैप की उत्तरी पूर्वी शीट कितने भागों में कटती है? 1 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में, 12 भाग में, 24 भाग में। 16। देखो 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। परंतु जब हम मिलियन मैप को जब हम काटते हैं 16 भागों में, तो वो 16 भाग में दिखाई नहीं देते। मतलब ये हम उसको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहीं देख सकते, पर तुम उसमें देख सकते हैं कैसे। अगर पूरे के पूरे मानचित्र के जो बॉक्स कटे हैं ना, उनके बीच में बीच वाली रेखा अक्षांश और देशांतर को मध्य मान ले, तो फिर हमारे पास में 4 चीजें आती है। एक तो आती है उत्तर पूर्व, एक आती है उत्तर पश्चिम, एक आती है दक्षिण पश्चिम, एक आती है दक्षिण पूर्व। 4 भाग आते हैं। समझे क्या इस बात को? हाँ सर। कोई भी शीट है, अब आप 4x4 का बॉक्स बनाओगे ना, तो उसके बीच में क्या है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 4 प्रकार की बनेंगी। परंतु इसके बीच में जो उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है ना, उसको देखोगे ना आप, तो पता चलेगा कि वो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है ना, वो कितने भागों में बंटा हुआ है? वो 4 भागों में बंटा हुआ है। ठीक है। जैसे कोई शीट है, शीट का क्रम है 5, या फिर मान लो कोई भी है, जैसे भारत कौन सा है, 39 से लेकर है ना 44 बी देख लो। अगर किसी के शीट के पास लिखा हुआ है क्रम संख्या 44 बी, तो उसकी मापनी क्या होगी? सर ये डिग्री शीट हो जाएगी, 2.5 लाख हो जाएगी। हाँ, 1/2 लाख हो जाएगी इसकी। हाँ। पहले अब इसका समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। क्यों नहीं समझ में आता कि वो सीधा पूछता है कि 44 बी का मापक सही मापक है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की शीट है। इंच शीट है, मिलियन शीट है, आधा इंच है, तो किस प्रकार की है। तो पहले तो मैं पता होना चाहिए कि 44 थी ना। अगर 44 कह दे, 55 कह दे, 60 कह दे, 72 कह दे, 85 कह दे, 95 कह दे, या फिर 100 कह दे, या फिर 5 कह दे, या 10 कह दे, या 22 कह दे, कोई भी एक ऐसा अंक जो बड़े क्षेत्र को दर्शाता है, तो उसका नाम लेना, तो उसको आप कहोगे मिलियन शीट। मिलियन शीट, ठीक है। जब मिलियन शीट कहे ना, तब इसकी आरफ आपको पता होनी चाहिए 1:10 लाख। पहली बात, इसका नाम हो गया मिलियन शीट, और इसकी आरफ कितनी हो गई? 10 लाख। ये एक पक्का क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा ना, तभी आप दूसरे पर स्विच करोगे। ठीक है। उसके बाद में जैसे ना, उसमें से एक नंबर उठाया, जैसे अभी नंबर बोले उसमें से उठाया 72 के आगे या तो वो ए से लेकर पी तक का कोई क्रम देगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी तक देगा। तो पी में अगर वो कोई भी दे देना कि भी 72 एम, वो लिखेगा 72 एम, या फिर वो पहले पूछेगा इसकी मापनी क्या है। आप इसकी मापनी क्या बताओगे? क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो टुकड़ा कटा है ना, वो 16 टुकड़ों में कटे हैं। तो इसकी जो मापनी होगी वो 2.5 लाख की होगी, 2,50,000 की। फिर पूछेगा इसका नाम क्या है, तो इसको कह सकते हैं क्वार्टर इंच, या फिर इसको 1 डिग्री शीट इंच, 1 डिग्री इंच शीट, या फिर 1 डिग्री शीट बोल सकते हैं। क्योंकि एक ही डिग्री के बॉक्स कटे हैं ना। 4x4 में कितने थे? 4 चौक 16, 1-1 इंच के ही हैं सारे के सारे, 1-1 अक्षांश और 1-1 देशांतर का है, 1x1 का बॉक्स है। तो इस कारण से इसको एक शब्द न देकर सीधा ही बोल देते हैं डिग्री शीट।
क्योंकि 1 के ऊपर लगता है डिग्री, 4 के ऊपर लगता है डिग्री, 4 डिग्री देशांतर, 5 डिग्री देशांतर, 65 डिग्री देशांतर। जब डिग्री ऊपर लगता है ना, आगे जैसे भी कोई भी मापक आएगा ना, उसके ऊपर डिग्री नहीं लगेगा, उसके बाद में उसके ऊपर मिनट और सेकंड चलने लगेगी। तो पहला आता है कि डिग्री शीट। डिग्री शीट की जो मापनी होती है वो 2.5 लाख होती है। इसका दूसरा नाम है क्वार्टर इंच। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है कि 1/4 भाग। किसका 1/4 भाग? 4x4 के बॉक्स का 1/4 भाग, न कि 1 का चौथाई भाग। 1 का चौथाई भाग कितना हो जाता है? 25 हो जाता है, 0.25 हो जाता है। और 100 में तो हो जाता है 0.25, और 60 में हो जाता है 0.15 या फिर 15 मिनट हो जाता है। इस बात को समझे क्या आप? समझिए सर। अगर वो डिग्री शीट का 1/4 बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है अभी 1 डिग्री के चौथा हिस्सा। तो 1 डिग्री कितने मिनट की होती है? 1 डिग्री होती है 60 मिनट की, न कि 100 मिनट की। तो 60 मिनट की होती है ना, तो उसके 4 भाग करने हैं, तो 15 चौकू 60, तो 15 मिनट की बनेगी। परंतु यहाँ पर जो क्वार्टर शब्द लिया है ना, क्वार्टर, इसके आगे लिखा है इंच, क्वार्टर इंच शब्द। तो यहाँ क्वार्टर शब्द लिया है ना, ये क्वार्टर शब्द का मूल शब्द था वो 4/4 था। इस 4/4 को मैं 4 को जो 4 भागों में बांटा ना, तो 1 कितने हो गए? 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गए। उसमें से एक शीट, बाकी 3 को छोड़ दी, उसमें से एक शीट, उसका नाम है क्वार्टर इंच। अब क्वेश्चन दोबारा बताओ, क्वार्टर इंच मैप में, क्वार्टर इंच मैप में या फिर क्वार्टर इंच मापनी में क्वार्टर शब्द किसको रिप्रेजेंटेटिव करता है? 15 मिनट को, 1 डिग्री को, 30 डिग्री को, 30 मिनट को, 1/1 डिग्री को। क्वेश्चन है कि क्वार्टर इंच मैप में जो क्वार्टर शब्द है वो किसको रिप्रेजेंटेटिव करता है? 15 मिनट को, 1 डिग्री को, 30 डिग्री को, या 30 मिनट को? 15 मिनट हो गए, 1 डिग्री को। 15 मिनट कैसे हो जाएंगे मैम? मैं इतनी बार तो ये कह रहा हूँ कि 4/4 का बॉक्स है, वो 4 अक्षांश है या फिर 4 देशांतर है। जब 4 डिग्री बोल रहे हैं, अभी 4 डिग्री देशांतर, 5 डिग्री देशांतर, 6 डिग्री देशांतर, तो वो डिग्री में चल रही है अभी बात। जब उस 4 डिग्री को हमने 4 भागों में बांटा, तो 1 डिग्री के 4 बॉक्स बन गए। जब उस 4 को हमने काट कर 1 डिग्री के 4 बनाए, जब हम 1 को देखा ना, तो वो उसका क्वार्टर था। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा कितना है उसका? वो है 1 इंच। यही कहना चाहता है कि जो क्वार्टर शब्द है ना, वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंटेटिव करता है। इस कारण से इसका ओब्लिक लगाकर नाम लिखते हैं क्वार्टर इंच ओब्लिक डिग्री शीट। अब आई बात समझ में क्या? जी सर। जी सर। बाकी सर जैसे मतलब 1 डिग्री को 60 मिनट में भी मतलब कह तो सकते हैं, पर लिखना नहीं चाहिए। हाँ, लिखना नहीं है। 60 मिनट का अक्सर, या हमने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारे किसी सर ने हमें ये बताया ही नहीं कि किस प्रकार से ऐसे हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। हालांकि दोनों चीज एक ही है। आप 1 रुपए बोल दो, या तो कह दो मुझे 1 रुपए चाहिए, या फिर आप ये कह दो मुझे 16 आने चाहिए। बात तो दोनों ही एक है, क्योंकि 4 आने में 4 आने कुछ नहीं होता। 4 आनों में 25 पैसे होते हैं। 8 आनों में 8 आने कुछ नहीं होते। 8 आनों में 50 पैसे होते हैं। तो 16 आनों में क्या होता है? 16 आनों में होता है 1 रुपए, परंतु 1 रुपए में क्या होते हैं? 100 पैसे होते हैं। उस प्रकार से हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं हमारे सामने भी। 1 डिग्री जो शीट है उसमें 60 मिनट भी कह सकते हैं उसको, 60 इंच, या तो ये किसी सर ने लिखवाया होता है या फिर ओब्लिक करके 60 मिनट मैप भी लिखा होता है इसके सामने। बाकी आप इसको मिलियन मैप को, हाँ जी, मतलब डिग्री बाई डिग्री लिखने में सही रहता है, लेकिन नीचे जैसे आधा डिग्री है तो उसको 30 मिनट लिख दिया,
क्योंकि 30 मिनट सही रहता है, आधा डिग्री थोड़ा बोलने में भी ऐसे हो जाता। तो मतलब वहाँ ये पे भी सही दोनों है। ही लिखे हुए हैं। अभी मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा समझाने का और बताने का एक ही मकसद है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 1/4 इंच जो है ना आया कहाँ से। ये आया वहां से जब मिलियन मैप को 4x4 के बॉक्स में काटा। 4x4 के 4 चौक 16 बॉक्स कटे और उसमें 1x1 का जो बॉक्स कटा ना, उस 1x1 बॉक्स का ही नाम है 1/4 इंच मैप। या तो उसको डिग्री शीट कह दो, 1 डिग्री का बनता है, और या फिर उसको 1/4 इंच मैप कह दो। 4 भागों में 16 भागों में कटते हैं और ये संख्या लेता है, एक से ए से लेकर पी तक की संख्याएं लेता है, अक्षर नहीं लेगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से 16 अक्षर नहीं लेगा, ये संख्याएं नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो इंग्लिश के ABCD होते हैं ना वही लेगा ये सब। क्योंकि देखो फिर उसमें और उसमें अंतर क्या रहा, जैसे हमने ले ली मिलियन मैप की 15 नंबर ले ली और इसमें भी 1/4 इंच की भी 15 ले ली, तो 15 क्या हो गया ये? ऐसा कभी सवाल देखा है क्या आपने? 15 मिनट होगी सर ये। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने 72 M को लिखा था ना, जी सर, वहां पर M ही शब्द आएगा। अगर कोई कहे कि सर इसमें 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा जा सकता, तो 1 2 3 4 नहीं लिखा जा सकता इसमें। में तो क्रम ही है ना, तो उसकी पहचान हो जाती है, जैसे हाँ। 72 M वगैरह। ठीक है, सर ये क्वार्टर शब्द है इंग्लिश का है क्या? हाँ 1/4 शब्द इंग्लिश में। सर इसका अर्थ क्या होगा? जैसे हाफ होता है, 1/4 होता है, फुल होता है। सर एक चीज बोलूं, बुरा न मानो। नहीं असल में ऐसा ही शब्द है। हाँ मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बोतल के अंदर 4 भाग होते हैं, ठीक है, उसका चौथा भाग क्वार्टर होता है। उस तरीके हाँ से ये भी हो सकता है। नहीं असल में ये इंग्लिश का ही शब्द है। 1/4 जैसे हाफ होता है तो कहते हैं ना कि इसको आधा खाली कर दो, इसको हाफ कर दो, इस चीज से इसको हाफ काट के रख दो, हाफ इसको दे दो और हाफ इसको दे दो। तो जब ऐसे कहते हैं ना तो हम ज्यादातर क्या है 1/4 तक जा नहीं पहुंचे हैं, परंतु ये असल में इंग्लिश का ही शब्द है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है कि 1/4 भाग होता है। जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है ना, पर इसी चीज को अगर इंग्लिश में समझाना होता हो तो 1/4 हाफ इस प्रकार से बोला जाता है इसको। तो बताओ आप 45 H की मापनी क्या है? सर 1/4 इंच पड़ेगा, 10 मापनी 1/2 हो जाएगा, 2.5 लाख। ठीक है, 1/2 लाख। आप इसका क्रम ध्यान रखोगे ना तो आपको शब्दों में अंतराल हो जाएगा। जैसे सबसे बड़ी थी वो मिलियन मापनी थी, उसके बाद में 10 लाख के जब 4 टुकड़े करते हैं ना, अक्षांशों में और देशांतरों में हमने 4 टुकड़े कर लिए, 4/4 को कटे किए तो चौथा हिस्सा हमारे पास बचा 1 इंच का, 1 डिग्री का। और जब 10 लाख के हमने 4 हिस्से किए तब हमारे पास क्या बचा? 2.5 लाख। 2.5 लाख बचा। 2.5 लाख और 2.5 लाख 5 लाख, 5 × 2 यानी कि 10 लाख हो गए वो सारे के सारे। तो इस प्रकार से डिग्री शीट। उसके बाद में तीसरा है आधा इंच मैप। अब देखो, अब जो डिग्री शीट थी या 1/4 इंच मैप था उसको भी हमने आधा किया है, तो उसको बोलते हैं आधा इंच मैप। आरफ होती है इसकी 2.5 लाख की आधी। पहले तो हमें 2.5 लाख की आधी करनी पड़ेगी। कितने होते हैं 2.5 लाख? 1,25,000। बहुत सारे मैप हैं वो 1,25,000 की आरफ पर बनते हैं, परंतु बहुत सारे मैप हैं वो बड़ी संख्याओं की गणना करने से अच्छा है कि छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या ले लेते हैं, वो ले लेते हैं 1,25,000 के अलावा 1 लाख ले लेते हैं। तो इस कारण से इसमें दो इकाइयां मापी जाती है, वो है आरफ की 1,25,000 की और 1 लाख की। तो इसका नाम क्या होगा?
इसका नाम क्या होगा? आधा हाफ इंच में हो जाएगा, आधा इंच डिग्री में हो फीट। जाएगा। आधा डिग्री सीट हो जाएगी। हाँ ठीक है, आधा डिग्री सीट। एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट को 30 के अलग कर दो और 30 के अलग कर दो। 30 और 30 होते हैं 60, तो वो मिनट होते हैं 30 मिनट और 30 मिनट। तो यहाँ पर जब इसके बॉक्स बनते हैं तो वो बॉक्स बनते हैं अक्षांश और देशांतर के 30 मिनट और 30 मिनट के। अक्षांश भी 30 मिनट का होता है और देशांतर भी 30 मिनट का होता है। थोड़े से देखा हमने आपने कि जैसे जैसे आरफ छोटी होती जा रही है वैसे वैसे पैमाना क्या होता है, मापनी क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी हो रही है। क्योंकि जो आधा इंच मैप है ना उस पे हमने ऐसे भी क्षेत्रों को दिखाया जो मात्र 30 बाई 30 के, यानी कि 30 मिनट अक्षांश और 30 मिनट देशांतर पर ही मापनी दिखा रहे हैं। उस पर चाहे कोई नदी है, नदी का कोई मोड़ है, या नदी के मोड़ के ऊपर किसी मंदिर है, या मंदिर के पास किसी का घर है, तो वो चीजें भी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ इतना ज्यादा बारीक हो रहा है। और इसकी मापनी कितनी होती है? 1,25,000 की, और दूसरी कितनी होती है? 1 लाख। 1 लाख। पहले हमने लिखा था 44। 44 के साथ हमने एक शब्द लगाया ए, या फिर पी, कोई भी शब्द है पी तक का। अब इसके बाद में आगे कौन सा शब्द लगेगा? दिशा वाला कोई भी आ जाएगा। इसके साथ में दिशा लगेगा। वो 4 दिशाएं कौन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये दिशाएं तो समझ में आ गई ना आपको भी कैसे कटी है ये? जी सर। ठीक है, क्योंकि जो मिलियन मैप मानचित्र था उस मिलियन मैप मानचित्र में जब हमने 4x4 के बॉक्स बनाए, जब वो चारों कोनों पर 4 बॉक्स थे, तो एक कोने का जो बॉक्स है ना उस कोने के बॉक्स में 4-4 बॉक्स बनते हैं। तो उसमें एक एक बॉक्स के बीच में जो प्लस का निशान बनता है तो वो दिशाएं हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद में 44A, उसके बाद में वो लिखेगा NE, नॉर्थ ईस्ट। जब इतना शब्द लिख दे, वो 3 संख्याएं डाल दी उसने, 44 भी डाल दी, उसके बाद में A भी डाल दिया, ओब्लिक डाल के उसने NE कर दिया। तो कितने क्रम पे चले गए हम? तीसरे क्रम पे। और आप देखो 44 भी 1 नंबर, A 2 नंबर पर, NE बराबर 3 नंबर पर। जैसे ही तीसरे क्रम पर चले गए तो हमें पता होना चाहिए कि तीसरे क्रम की मापनी कौन सी थी। 1,25,000 1,25,000 की थी और 1 लाख की मापनी थी। अगर वो पूछे कि भी दूसरे क्रम की मापनी को, एक सीधा आंकड़ा दे दे, वो सीधा एक लंबी संख्या रख दे, वो पूछ ले कि ए की मापनी क्या है, तो हमें पता है कि 44 के बाद में ए आ रहा है, वो सिर्फ दूसरे ही नंबर पर आ रहा है। जब दूसरे नंबर पर आ रहा है तो मिलियन शीट तो नहीं होगी, ये तो हमें पता है। तो फिर उसकी मापनी क्या होगी? तो वो मापनी पूछेगा 100%। तो उसकी मापनी कैसे हो जाएगी? 2.5 लाख हो जाएगा। मिलियन शीट, हाँ 2.5 लाख, क्योंकि हमने मिलियन मैप को 4 भागों में काटा था, और वो चौथा हिस्सा है ना जो 1 से लेकर 16 बॉक्स कटे हैं, वो उसमें से एक बॉक्स है ये 1x1 का। ठीक है, तो ये 2.5 लाख की मापनी बता रहा है। इतने में किसी को समस्या कोई? नहीं सर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन है 14F/NW नॉर्थ वेस्ट में 14 की मापनी क्या है? 1 अनुपात 1 लाख 2.5 लाख। 1 अनुपात है 25 2.5 लाख। 1,25,000 मैं पूछ रहा हूँ 14F/NW में 14 की मापनी क्या है? 1,10,000
1,10,000 की माप। 1,32,25,000। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो आप। अरे मैंने तो पहला ही शब्द पूछा है 14। सुना, आपने सुना नहीं शब्द को। मैंने पूछा है 14F/NW में 14 की मापनी क्या है? 2.5 लाख। अरे कहाँ है 2.5 लाख? यहाँ 10 लाख की मिलियन मापनी जाएगी, मिलियन मापनी जाएगी। मिलियन मापनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अंक बोला है। अच्छा, अभी तक तो कोई अंक आया ही नहीं। जैसे 14, 15, 16, उसके बाद में या तो इंग्लिश का शब्द आएगा ABCDEFGH आएगा, या फिर इसके बाद में जो भी है ओब्लिक लग के जो दिशाएं आएगी वो भी इंग्लिश में ही आएगी। या तो नॉर्थ ईस्ट होगी, या फिर साउथ ईस्ट होगी, या फिर साउथ वेस्ट होगी, या नॉर्थ वेस्ट होगी। तो इस प्रकार से 4 आएगी। तो संख्या तो इसमें एक ही आई ना, 14, 72, 95, 10, 12, 25, 72, 32। तो इस प्रकार की एक ही तो संख्या आई। मैंने उसका पूछा है कि जो संख्या थी ना 14, उसकी मापनी क्या है? तो उसकी मापनी है 10 लाख की। उसके बाद में वो पूछ रहे कि भाई F की क्या मापनी है, क्योंकि F से A से लेकर P तक सिर्फ एक ही बार अक्षर आएंगे। जी सर। वो दोबारा कहीं दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। उसके बाद में F की जो मापनी होगी या तो वो कितनी होगी, 2.5 लाख की होगी, या फिर 2 लाख होगी क्या? नहीं, 2 लाख होगी क्या? नहीं होगी, नहीं। क्योंकि जैसे ही हमने 1,25,000 को तीसरी मापनी पर 1,25,000 के रूप में काटा और उसके साथ ही दूसरी मापनी और लिख दी हमने। कौन सी लिखी? 1 लाख वाली। परंतु ऐसा उसके साथ हमें नहीं करना है। जो A से लेकर P तक के शब्द होते हैं ना, उसमें आप 2.5 लाख की काट तो उसके साथ में आप और लिख दो सर कि उसमें ऐसा होता था 2.5 लाख, तो चलो इसमें एक और मापनी ले लो सर आप 2 लाख, ये लो। ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। उसके बाद में अब 3 शब्दों तक हम पहुंच गए। अब 3 शब्दों तक किसी को समस्या है क्या? सर पहला था संख्या 14, 15 किसी प्रकार की संख्या। उसके बाद में जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर थे या छोटे अक्षर थे, जो भी थे वो थे हमारे सारे के सारे वो थे P तक के अक्षर। और हालांकि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा P तक का। उसके बाद में एक संख्या है NW की। आप इसको क्रम 100% रूप से ध्यान रखोगे, आपको सारी शीट समझनी है तो। चलो क्वेश्चन पूछूं क्या आपसे? पूछो सर। बताओ 72/NW की मापनी क्या है? 1 लाख या 1,25,000। 72NW। मैंने एक बीच वाला अक्षर खा गया मैं यहाँ से सर। 1,25,000 हो जाएगी सर। ये बात समझ में आई क्या किसी को? भी कोई भी जो लिखता है ना वो बीच वाले शब्द खा जाता है, परंतु ये अंडरस्टूड होता है कि बीच में वो शब्द है परंतु उसने लिखे नहीं। जी सर। समझे क्या आप इस बात को? जैसे मैं 72 लिख के उसके बाद में ABCD वाले शब्द न लिखूं और सीधा ही ओब्लिक लगाकर NW लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि वो सीधा ही अंक तो 2 आए हैं हमारे पास 72 और NW, परंतु वो इतने लिखते ही उसने क्या किया, वो तीसरे स्थान पर चला गया। वो दूसरा स्थान यानी PABCDEFG जो बीच में दूसरा शब्द लिखना था ना, वो बीचला शब्द लिखा नहीं उसने, वो उलझाने के लिए था। बाकी हमें पता होना चाहिए कि ये जो NW है ना, ये असल में है ही तीसरा शब्द है। अगर कहीं भी P दिखाई दे आपको, जैसे आपको कहीं भी 12 P लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए कि इसकी 2.5 लाख की मापनी है। जैसे ही 22 लिखा मिले आपको, तो क्या सोचोगे आप कितनी मापनी पर है ये? मिलियन मापनी पर है। जैसे ही आपको 22 NW लिखा मिले, 1,25,000, 1,25,000 और 1 लाख, 2 मापनियों पर। क्योंकि इसने दूसरा शब्द था ना, वो बीच में से मतलब क्रॉस कर दिया, इसने काट दिया यहाँ से, ठीक है। ये 3 शब्द तक था। उसके बाद में चौथा है, यहाँ पर कटती है चौथी जो मापनी है, जिसका नाम क्या है? चतुर्थक डिग्री शीट या इंच मैप है। चतुर्थक डिग्री शीट यानी 1 डिग्री का चौथा हिस्सा। उसमें क्या होता है? उसमें क्या 15 का 15 बाई 15 मिनट
देशांतर और 15 मिनट है अक्षांश के जो मापक है वो कटते हैं। इसमें क्या उठता है? इसके सर 16 भाग होते हैं सर इसी के। इसके एक बार क्रमांक नंबर गिनती के अनुसार होते हैं, गिनती के अनुसार होते हैं। ठीक है, इसके जो क्रमांक होते हैं वो गिनती के अनुसार होते हैं। तो पहला 16 थोड़ी होंगे, 6 होने चाहिए। 16 ही होंगे, तो 16 ही होंगे, 16 ही होंगे। देखो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौकू 60। 15 से लेकर 60 के बीच में चलते हैं तब 1 डिग्री अक्षांश से लेकर 2 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाते हैं हम। परंतु इसके बीच में कितने टुकड़े कर लिए हमने? 15 का 1, 30 पर 2, 45 पर 3 और 60 पर कितने हो गए? 4 टुकड़े हो गए। उसी प्रकार से पूर्व में चलेंगे 15/15 का, तो 4 टुकड़े ऊपर हो गए, 4 टुकड़े पश्चिम में हो गए, तो 4/4 के बॉक्स बढ़ेंगे। तो असल में जो एक बॉक्स होगा ना वो 15 मिनट का ही बॉक्स होगा। 15 नॉर्थ का होगा, 15 साउथ का होगा। समझे या नहीं समझे? सर 60 के टुकड़े नहीं करने, 15 के करने पड़ेंगे टुकड़े। नहीं, एक सीट का नाम है 15। नहीं उसका तो सही है भाई, 1 डिग्री का तो कट जाएगा, 60 हो जाएगा 15 लेकिन जब 15/15 आ रहे हैं ना तो अक्षांशों को तो 5 के हिसाब से लेने पड़ेगा, अक्षांशों को 7.5 के हिसाब से लेने पड़ेगा। वो इसके आगे तो नई श्रृंखला है वो। हाँ घूम रहे हो। नई श्रृंखला है वो। नई श्रृंखला वर्तमान में अपनाई गई है, वो अलग है, एक प्रकार की श्रृंखला। उसका तो मेटीरियल ही अलग है। हम तो अभी वो 4 जो है ना उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो मूल रूप से एक तो मिलियन शीट थी, एक क्वार्टर इंच या डिग्री शीट थी, उसके बाद में हाफ इंच या फिर आधा शीट है, ये चौथी है इंच मैप या चतुर्थ डिग्री इंच मैप की बात कर रहे हैं। 15/15 का यानी 15 मिनट पूर्व देशांतर का और 15 डिग्री अक्षांश का, ये है इसमें। जो आप बात कर रहे हो ना वो नई श्रृंखला की बात हो रही है, न्यू मेथड है वो। ये चतुर्थ डिग्री शीट है यानी सेट 15/15। हाँ 16। हाँ बॉक्स तो 16 ही होंगे ना। इसमें क्या होता है कि एक चीज समझ में नहीं आई, एक बार एक लिया था। कैसे? डिग्री शीट ली थी ना सर, 1 हाँ, डिग्री डिग्री इंटू शीट 1 डिग्री। हाँ डिग्री। तो उसमें भी 16 ही बन रही है, उसमें कितनी बन रही है? हाँ उसमें भी 16 बन रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है भाई, 15/15 ले रहे हैं ना तो 15 को बांटना पड़ेगा। 1/1 में क्यों जाए सर? अब 1/1 में तो निकाल रहे हैं शीट भाई, 4/4 डिग्री में से 1/1 निकाल। तो यही तो मैं उससे पहले यही तो मैं कंफर्म कर रहा था। उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगाया इसी कारण से कि वहां पर जब हम मापक ले रहे हैं ना 1 इंच का, तो वो 1 इंच आगे बढ़ के कितने डिग्री तक पहुंच जाती है? वो 4 डिग्री तक पहुंच जाती है। 4 डिग्री असल में कितने होते हैं? वो होते हैं लगभग 4 चौक 16, 160 मिनट के होते हैं वो। पर तो हम तो यहाँ 15 मिनट ले रहे हैं ना, हमें तो सिर्फ 1 मिनट तक ही चलना है ऊपर। 1 डिग्री अक्षांश, जैसे 0 डिग्री उत्तर का है 1 डिग्री अक्षांश, उसके बाद में 2 डिग्री का अक्षांश, परंतु 1 और 2 के बीच के अंदर कितने मिनट अक्षांश है? तो वो तो 60 अक्षांश है ना, 60 मिनट अक्षांश है। उस 60 मिनट अक्षांश को 15-15 के टुकड़ों में काटने हैं, तो 15 चौकू 60 हो गए, वो 1 ही कटेगा। और उसमें क्या जा रहे थे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 4 डिग्री तक जा रहे थे ऊपर, जो एक बहुत बड़ा एरिया घेरता है। ठीक है सर, ठीक। इसमें क्या है कि डिग्री शीट या इंच मैप है ना, इसमें ठीक है 1,25,000 का जो हमने आधा इंच वाला कटा था, तो उससे क्या हो जाएगी? उससे आधी हो जाएगी। कितनी है? 65,500 का आरफ निकलेगा इसका। 65,500 का जो आरफ है वो किसी भी मापक से जब काटते हैं तो संख्याएं हैं वो हमें पूर्णतः अच्छी शुद्ध प्राप्त नहीं होती है। तो इस कारण से इसके साथ में हम दूसरा मापक और लेते हैं आरफ, वो लेते हैं 25,000 का या 50,000 का? 50,000 50,000 और 62,500। हाँ पहले तो था 62,500 का, 62,500 का, और दूसरा मापक ले लेते हैं हम 50,000 का। 2 मापक ले लेते हैं इसमें, आरफ 2 प्रकार की है।
इसमें कितने होते हैं बॉक्स कटते हैं? 4। थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से आपको पता होना चाहिए कि तीसरी शीट में, जो तीसरी शीट काटी थी उसमें कितने बॉक्स कटे थे, पहले भी ये बताओ। 4 बॉक्स। 4 ही बॉक्स। 4। दूसरी शीट में कितने बॉक्स कटे थे? 16 बॉक्स में कटे थे। और पहली शीट में क्या था? पहली शीट तो मूल शीट थी 4/4 जो मिलियन मापनी पर थी, जो मूल शीट थी वो मिलियन मापनी को हमने काटा 16 भागों में, ए से लेकर पी तक का। जब ए से लेकर पी तक काटा तो हमारे पास ए बी सी डी ऐसे करते हुए हमारे पास 16 बॉक्स आ गए इंग्लिश में। जब हमने एक शब्द या पी या जेड को या फिर डी या जी को एक को लिया ना, तो उसको हमने 4 भागों में काटा जी सर। उसमें से, ठीक है। उसके बाद में जो चतुर्थ डिग्री शीट है उसमें जो एक अक्षांश नॉर्थ और एक अक्षांश साउथ का देशांतर 1/1 का जो बॉक्स है ना, उसको हमने काटा है 4 भागों में। तो इस कारण से कहते हैं एक ही डिग्री को काटने से बनते हैं चतुर्थक डिग्री, यानी 1 डिग्री का चौथा भाग तो चतुर्थक डिग्री शीट है या इंच मैप। अक्षांश और देशांतर होते हैं 15 मिनट और 15 मिनट। अक्षांश होते हैं 15 मिनट और देशांतर होते हैं 15 मिनट। टोटल बॉक्स होते हैं 16। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए 12 पी ऑब्लिक नॉर्थ वेस्ट NW ऑब्लिक 4 की मापनी क्या है? 1,50,000। 1,50,000 या फिर आपको दोनों ही मापनी है ना, दिमाग में रखनी है। कोई जरूरी नहीं है कि वो 1 लाख सीधा 50,000 वाली ही मापनी पूछे, कोई जरूरी नहीं है, वो उस पर डिपेंड है। बस परंतु 100% इतना है कि वो 62,500 में से और 50,000 में से दोनों में से एक पूछेगा, ठीक है ना। तो इसकी मापनी आपको पता होनी चाहिए। ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन पहले जो पूछा था 25 ऑब्लिक NW ऑब्लिक 5, इसकी भी एक बीच वाले शब्द खत्म हो गए। इसकी भी हो जाएगी। इसकी भी यही हो जाएगी। 50,000 या फिर 62,500। हाँ, क्योंकि जब हमें पता है कि एक तो संख्या पहले मिलियन मापनी पर आई थी 72, 73, 74 वाली जो संख्या थी, अब जो वापिस इसके बाद में कोई भी क्रम संख्या आएगी ना 1 से लेकर 16 के बीच की, वो चौथी शीट होगी। चाहे वो आपको लिख के दे दे 25 ऑब्लिक 5 लिख के दे दे, बीच वाले शब्द ही खा जाए वो, तो असल में वो ये बताना चाहता है कि 25 नंबर का है ना, वो तो है मिलियन शीट है, और मिलियन शीट के बाद ऑब्लिक लगाकर 5 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि वो दूसरी और तीसरी शीट के बाद में जो चौथा विभाजन किया है ना, उसका अंक है ये 5। समझे क्या बात को? ये संख्याएं 2 ही प्रकार की है, या तो पहले आएगी या बिल्कुल लास्ट में आएगी। जब पहले आए तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली है वो मिलियन मापनी है, और सबसे अंत में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इंच मैप मापनी है, चतुर्थक डिग्री शीट है। जी सर। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जो 15-15 के बॉक्स कटे हैं ना, तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मिलियन माप में कितने प्रकार के कितने बाई कितना का अक्षांश और देशांतरीय अंतराल था? 4/4। मिनट लिखूं या डिग्री लिखूं? डिग्री लिखो। 4 डिग्री और 4 डिग्री अक्षांश और देशांतर। दूसरा था डिग्री शीट वाला, डिग्री शीट या फिर क्वार्टर इंच मैप वाला, उसमें कितना था?
एक डिग्री भाई, 1 डिग्री। हाँ, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री। उसके बाद में तीसरा जो था उसका नाम था आधा इंच मैप। इसमें क्या था इसका अक्षांश और देशांतरी अंतराल? आधा डिग्री इंटू 30 डिग्री, आधा डिग्री इंटू 30 मिनट। हाँ 30 मिनट। यहाँ पर मिनट का काम शुरू हो जाएगा। जो तीसरी मापनी है ना आधा इंच मैप है, इसमें क्या होता है कि 1 इंच का भी कितना आधा, वो भी कितना है 30 मिनट। और चौथी जो है वो कितने पे हो जाएगी? 15 मिनट। 15 मिनट इंटू 15 मिनट। और पांचवी जो श्रृंखला है वो नई श्रृंखला है, वो आती है 15 का आधा कितना होता है? 7.5 7.5 इंच, 7.5 मिनट इंटू 7.5 मिनट। असल में तो ये है इसका। बाकी 5 मिनट अक्षांश में मानते हैं सर दोनों। बाकी इसकी मापनी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, बड़ी होती है ना, तो इसका जो दूसरा एक और इसके बारे में जो अक्षांश और देशांतरी अंतराल लेते हैं वो लेते हैं 5 मिनट अक्षांश का इंटू 7.5 इंटू 7.5 अक्षांश। सही 1/2। ये 2 लेते हैं। सर आधा इंच बड़ा होता है या 1 इंच? आधा इंच बड़ा होता इंच है तो एक ही बड़ा होता है, आधा इंच बड़ा कैसे होगा? बड़ा तो एक ही होता है। तो इसमें एक वो क्वेश्चन जैसे मतलब जो है ना चतुर्थांक वाला, उसमें अलग दे रखा है, और जो है ना अपने आधा डिग्री। बात समझ में नहीं है आपकी। नहीं, उसमें कोई नाम दे रखे हैं ना। हाँ वो क्या, दोबारा बताना। जैसे चतुर्थांक जो है ना उसको बोलते हैं 1 इंच डिग्री कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंच में ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं है, बात को समझे नहीं आप। आपको यही तो समस्या होगी सर, किताबें बोल के नहीं बताती है कभी भी। इसमें इसको इस प्रकार से पढ़ो। शब्द है चतुर्थक डिग्री शीट ओब्लिक इंच मैप। आप इसको 2 शब्दों में ऐसे लिखोगे, दोनों ही शब्द ऐसे बोलोगे, या तो पहले बोलो चतुर्थक डिग्री शीट या फिर बोलो चतुर्थक इंच मैप। चतुर्थक इंच मैप ऐसे बोलना है, इंच मैप नहीं बोलना है, चतुर्थक इंच मैप बोलना है उसको। नहीं, जो डिग्री शब्द है ना, डिग्री शीट और इंच मैप ये दोनों ओब्लिक में है, चतुर्थक शब्द ओब्लिक में नहीं है। जी जी समझ गए सर। दोबारा से बोल के बताता हूँ, या तो इसको बोलो चतुर्थक डिग्री शीट या फिर इसको बोलो चतुर्थक इंच मैप। नहीं सर, जो आप बोल रहे हो वो तो फिर डिग्री सीट हो जाएगा। जो क्वार्टर होता है ना उसका मतलब चतुर्थक ही होता है। हाँ चतुर्थक। हाँ तो अगर आप बोलोगे ना चतुर्थक इंच मैप तो फिर इसका मतलब डिग्री सीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंच मैप ही बोलना पड़ेगा, चतुर्थक डिग्री सीट या फिर इंच मैप। देखो चतुर्थक डिग्री सीट तो ऐसे हो जाएगा, डिग्री का चौथा भाग, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट का चौथा भाग यानी कि 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद अपने आप इसकी मापनी याद आ जाएगी। इंच मैप में सर सही है, चौथा इंच शीट बोलते हैं इसे। 1 इंच बराबर मील होता है तो 1 मील बराबर 1/4 इंच हो जाएगा, चौथा इंच शीट बोल सकते हैं। ब्रिटिश मापन में जैसे मिलियन शीट में 1 इंच बराबर 16 मील होते हैं, जैसे 1 इंच बराबर 4 मील हो जाएंगे, फिर उस 4 मील हो गया 1 इंच में भाग दे देंगे तो 1/4 इंच बराबर 1 मील हो जाएगा, इसलिए चौथा इंच शीट बोल सकते हैं डिग्री शीट को।
दोबारा करो सर इसको रिपीट। सर जैसे 4/4 है, अब जैसे एक अनुपात 1 मिलियन हमने मीट्रिक प्रणाली में अपना लिया, लेकिन ब्रिटिश प्रणाली में क्या है 1 इंच बराबर 16 मील होता है। तो जैसे हम आएंगे 1/1 पर 4 गुना कम कर दिया, मतलब चौथाई पर आ गई, चौथाई इंच शीट हो गए हो, तो 1 इंच बराबर 4 मील। तो अब ऐसे तो बोल सकते हैं 1 मील बराबर 1/4 इंच, तो ये तो हो गई चौथाई इंच शीट। और आप वो बता रहे चौथाई डिग्री शीट, उसमें क्या है 15/15 हो रहा है, मतलब उसको चौथाई डिग्री शीट बोलेंगे और इसको चौथाई इंच शीट बोलेंगे। 1 इंच बराबर 1 मील हो जाएगा। वो बता रहे थे सर एक आधा इंच बढ़ा है कि वो सर वो 15 इंच वाली है, जो 15 वाली है ना दूसरी, वो है 14 इंच की। हाँ तो वही तो बता रहे हैं। अपन विरोधी सर यहाँ अटक गए थे, उनके वो 14 डिग्री शीट वाला चल रहा है, वो जो चौथी मापन है। लेकिन ये जो 14 इंच शीट है वो है सेकेंड, यानी कि वो क्वार्टर वाली जो अपन आधा डिग्री पड़े ना वो वाली। जैसे दूसरी शीट थी, दूसरी शीट का नाम था क्वार्टर इंच में, तो उसको कह सकते थे डिग्री शीट। हाँ सर, हाँ तो उसी को 14 इंच शीट भी कह सकते हैं। तो यही तो बता रहा। हाँ ये बता रहे थे अपन, लेकिन शायद की सर ध्यान में नहीं था। और जो चौथी बात करें वो जो चौथे क्रम पे आ रही वो है। अब चौथा इंच शीट की मापनी वो RF पूछेगा तो अपन कितना करेंगे, 1/2.5 लाख करेंगे चौथा इंच शीट का, और चौथा डिग्री शीट का करेंगे तो वो 1/, अभी वो अपन 1/62,500 वो होगा 50,000 वो ये दोनों अलग अलग। सही है। जो दूसरी शीट है ना उसमें जो डिग्री शब्द है, मुझे तो वो पता है कि जो डिग्री लिया गया है ना वो 1 डिग्री से लिया गया है। परंतु वहां पर क्वार्टर जो इंच में है ना, वो इंच का चौथा हिस्सा है क्या? हाँ वही तो है। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है, जैसे जो मिलियन वाली है उसमें 4 डिग्री है तो उसका 1 डिग्री करो चीजें तब वो क्वार्टर हो जाएगा उसका। एक चल रहा है डिग्री और एक चल रहा है इंच। हम डिग्री की बात करें तो हम 1 मिलियन ले रहे हैं ना, मिलियन मानचित्र में 1 मिलियन ले रहे हैं हम पूरा, तो हम 1 मिलियन को हम 1 इंच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। 1 मिलियन 1 इंच के बराबर है। हम ये मान के 1 चल रहे इंच के बराबर कैसे है? 4 डिग्री के बराबर है, ये 4 अक्षांशों के बराबर। डिग्री और इंच आप मानो ना, आप मेरी बात मानो एक बार, देखो हाँ, अगर हम 1 मिलियन को हम 1 इंच के बराबर मान के चल रहे, RF यही तो होता है 1/1 मिलियन, यानी कि 1 इंच बराबर है 1 मिलियन। ऐसे ही अक्षांश और देशांतर हम क्या लेके चल रहे, 4 डिग्री गुणा में 4 डिग्री, हमने कर दिया आधा, डिग्री शीट कर दी आधी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिग्री शीट। अब डिग्री बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो 4/4 तो उसको 4 का भाग दिया हमने, 4 से 4 कट गया तो 1 डिग्री आ गया। अब इंच का क्या हुआ सर, अरे मैं खुद ही हाँ, तो जो 10 मिलियन था ना उसमें भी तो आपने 4 का भाग दिया था, तभी तो 2,25,000 2.5 लाख आया था ना, तो इधर भी हमने भाग दिया। कितने का भाग दिया, 1 इंच में हमने 4 का भाग दिया ना, उधर 10 मिलियन को आधा करेंगे तो इधर इंच में भी हम 4 का भाग दे देंगे, तो 1/4 हो जाएगा। तो इंच कितना हो गया, क्वार्टर इंच, और उधर डिग्री भी हो गया 1 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम चौथे हिस्से को ही 1 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम आगे क्या करेंगे कि हम तो आधा हिस्से को ही 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने चीजें और बढ़ा दी ना,
हमने क्षेत्र दुगना ले लिया ना। पहले हम चौथे हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम आधे हिस्से को आधे डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर 2 का भाग जो 1 डिग्री आया उसमें दोबारा 2 का भाग लगाएंगे। सर मैं आपको वो जितना अच्छा आप समझाते हो ना उतना नहीं, पर शायद आप नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपको। भी आप कहना चाहते हो कि आरप 1:10 लाख है। जब वहां पर 1,10,000 अनुपात है ना, तो वहां पर जब 1 को प्रेजेंट कर रहा है ना, वो इंच को कर रहा है, या तो वो इंच को कर ले या सेंटीमीटर को कर ले। जब वहां पर इंच को प्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो इंच शीट है। हाँ सर। परंतु उस इंच शीट के जब 4 हिस्से किए ना, तो क्वार्टर इंच होगी वो। तो 4 हिस्से क्वार्टर इंच, 4 हिस्से कर लिए। पहले तो हमने इंच को 4 टुकड़ों में बांटा, वो क्वार्टर इंच कर लिया। फिर हमने 10 लाख को 4 हिस्सों में बांटा, तो उसके देशांतर 2.5 लाख हो गए। फिर हमने उसके बाद में अगर 4 डिग्री को जो आगे जो 4x4 का बॉक्स है, अगर 4x4 को हमने 4 भागों में बांटा, तो 1 डिग्री हमारे पास आ गया। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, तो वैसे डिग्री आ गया, तो यहाँ तक आ गया। अब जब क्वार्टर इंच मैप है ना, इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे क्वार्टर इंच को। हाँ सर। तो यहाँ पर क्वार्टर इंच आधा कटेगा, तो फिर आधा इंच कैसे हो गया? अब यहाँ क्वार्टर इंच सबसे देखो, एक तो कट रहा है जैसे 100 रुपए कटते हैं 25 रुपए में, 25 रुपए कटते हैं 12.5 रुपए में, 12 यानी कि 1 दर्जन। इस प्रकार से, तो उस प्रकार से है कि एक जो इंच था ना, उसको कटा हमने 4 भागों में, तो हो गया क्वार्टर इंच। जब क्वार्टर इंच को हमने 2 भागों में बांटा है ना, क्वार्टर इंच का आधा क्या होगा? 1/4 में 1/2 का भाग देंगे ना, तो 1/आधा इंच तो आएगा। आधा नहीं आएगा सर। अच्छा, ऐसा ही होता है क्या इंग्लिश मैथ में? 1/4 में 1/2 का भाग करेंगे तो ऊपर चले जाएगा, 4 कट जाएगा, ये 2 बार 2/4 2 को 4 से भाग सर। देंगे, 1/4 का आधा नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। 1/4 का आधा करोगे तो 1/8 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में आएगा। अरे मैडम, मैं भाग ऐसे देने नहीं की होगा बात कर रहा मैम। हूँ। आप लोग 1/4 2 से भाग देंगे ना, तो 2 ऊपर जाएगा। 2 को 4 से भाग देंगे तो 2 मैथ की तरफ मत धकेलो इसे। मैथ इतना टफ क्यों बना रहे हो? नहीं, जो शब्द है ना, देखो शब्दों की समस्या है कि जब क्वार्टर इंच जब हमने 4 भागों में तोड़ा ना, तो वो क्वार्टर इंच हो गया। मुझे पता है अच्छी तरह। 10 सेंटीमीटर को 4 भागों में काटेंगे ना, तो उसका कोई ना कोई हिसाब बनेगा, 2.5 इंच बन जाए या कुछ 2.5 सेंटीमीटर बन जाए। उसी प्रकार जब आरफ 1:10 लाख है, तो आरफ अनुपात 1:10 लाख को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको एक से ऐसे लिख सकते हो, आरफ 1:10 लाख सेंटीमीटर, आरफ 1:10 लाख इंच। जब ये इंच शब्द लिखा है ना, तो ये इंच 1 का ही रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, यानी कि 1 इंच बराबर 10 लाख है। अब उस 1 इंच को हमने तोड़ा है 4 भागों में, तो 4 भागों में टूटता है तो क्वार्टर इंच हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। परंतु जब क्वार्टर इंच आधे भाग में टूटता है, तब क्या नाम बोलता है इसको? और इसमें मेरे पास लिखा भी है, आरफ 1:25,000, 1,25,000 जो क्वार्टर की आधी है, क्वार्टर इंच की आधी है। ये पास मेरे पास लिखी हुई है ये बात। जो आधा इंच मैप है ना, तीसरी आरफ की, जिसको आधा इंच मैप बोलते हैं। आधा इंच तो इसलिए बोलते हैं कि जो, अब आधा इंच क्यों बोलते हैं इसको? अरे ये बता रहा हूँ ना, ब्रिटिश प्रणाली बता ऐसा नहीं है क्या? जो आधा इंच क्वार्टर इंच मैप है उसे डिग्री शीट बोलते हैं। डिग्री शीट में 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट के हिस्से करोगे तो कितने हुए? 60 मिनट का आधा हो गया 30 मिनट, 30 मिनट का आधा हो गया 15 मिनट। ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, वो चीजें अलग है। वो चीजें देशांतरों में गणना की जाती है। यहाँ पर तो मैथमेटिकल हो रहा है, सेंटीमीटर, मीटर, गज, इंच, मिलीमीटर, यहाँ पे चल रहा है काम। तो सर ये शब्द ब्रिटिश प्रणाली है ना सर। डिग्री में तो सही है, डिग्री में तो जैसा मैम बता रहे हैं ऐसे हो रहा है।
सर एक बार आप मीट्रिक प्रणाली को छोड़ो, अब मेरे पास नोट है उसमें 1 इंच बराबर 16 मील है, 16 मील है, उसका 1/4 कर दिया आपने, 1 इंच बराबर 4 मील हो गया, ठीक है। या आप इसे ऐसे बोल सकते हो 1 मील बराबर 1/4 इंच, तो चौथाई शब्द वहां से आ गया। अब 1 इंच बराबर 4 मील है, उसका आधा करो आप, 1 इंच में 2 का भाग दो, उस 4 मील में 2 का भाग दो, तो 1 इंच बराबर 2 मील आ गया। तो 2 मील को 1 मील बदलने के लिए 2 का भाग 1 इंच में दे दो, तो 1/2 इंच यहाँ से आ गया, आधा इंच सीट। अच्छा, तो फिर लास्ट की चौथाई डिग्री सीट है, उसमें 1 इंच बराबर 1 मील हो जाता है, 15/15, उसे इंच सीट बोलते हैं। ठीक है। मुझे दो सर ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा सा आगे एक और समस्या है, इसमें समुच्चय रेखा है ना, ये जो मेरे समझ में नहीं आई, समुच्चय रेखा असल क्या कहना चाहती है। ये जैसे मिलियन मापनी में है ना, समुच्चय रेखा 200 मीटर और 500 फुट को प्रदर्शित करती है, क्वार्टर इंच में है 100 मीटर और 200 फुट को। ये क्या चीज है? समुच्चय रेखा उच्च बता रहे अंतराल, उस हिसाब से भाई अंतराल लेना पड़ेगा। 1 मिलियन ले रहे हो तो 500 फीट का 150 मीटर का लेना पड़ेगा। जैसे 1:2.5 लाख कराते हैं तो 250 फीट या 100 मीटर लेना पड़ेगा टोपो सीट में। और जैसे 30 मिनट इंटू 30 मिनट आते हैं तो 100 फीट या 50 मीटर का लेना पड़ेगा। वो तो सर टोपो सीट में चलता है, उसका समुच्चय रेखाओं का अंतराल के आधार पर इसकी कैलकुलेशन चलती है, हमने बताया था डिपार्टमेंट। अभी तो ये बाकी लिखवाया हुआ है सर ने, बाकी तो ये मेरे समझ में नहीं आया, बाकी और कोशिश करेंगे कल तक। बाकी इसके नाम के आधार पर तो आप जैसे काउंटिंग करना सीख ही गए कि भी जैसे 52 है, पी है, NW और 10 लिखा है, ये है। जैसे कोई संख्या आ जाए 52 आ जाए, उसके बाद में जैसे ही कोई और संख्या आ जाए 1 से लेकर 16 तक का, तो आपको पता चल जाएगा अभी ये जैसे 5 आ गई या 6 आ गई या 8 आ गई, तो जैसे ही 52 के बाद में या फिर 45 के बाद में जैसे ही दूसरी संख्या आती है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये चौथा मापक है। चौथा मापक बनता है या तो 50,000 पर या 62,500 पर बनता है। पीछे तरफ की मापनी क्या होती है? आरफ। पीछे तरफ की आरफ 1:2.5 लाख 2.5 लाख हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही शब्द है 75 और F। जब लास्ट में F है तो F की काउंटिंग करेंगे, वो है 2.5 लाख। छोटी मापनी के आधार पर मानचित्र होते हैं 2 प्रकार के, एक तो भित्ति मानचित्र होते हैं, दीवारी जो दीवारों पे होते हैं, और एक होता है एटलस जो ग्लोब के काम में लिया जाता है। इसके प्रयोग है जैसे भित्ति दीवारी मानचित्र है, कक्षा में अध्ययन करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एटलस है वो भौगोलिक लक्षणों को चक्षु ज्ञान प्राप्त, दोनों भौगोलिक मानचित्र है। थोड़ा सा एक नोट्स में लिखा होगा आपने, कुलदीप सर के बुक्स में लिखा हुआ है कि एक माफवी नाम का कोई विचारक है, उसके अनुसार अवरोही क्रम है भू संपत्ति, कैडस्ट्रल मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र। ये जो माफवी नाम है क्या किसी का? माफवी है कोई या कोई लिखने में गलती हुई है?
पता नहीं सर, हमारे पास तो नहीं है। कुलदीप सर की बुक में लिखा। एक ऊंचावत। हाँ बोलो सर, मैं ये कह रहा था, जो दीवारी मानचित्र है, ये भित्ति मानचित्र और ये एटलस, इनकी मापनी कितनी है सर? मापनी इसके बारे में बताया नहीं सर ने। तो इसकी है ना दीवारी एटलस की कितनी होती है? एटलस की होती है मिलियन मापनी होती है। मिलियन। देखो अपने अभी 4 मानचित्र पढ़े हैं हमने, 4 मापनी पढ़ी है। एक तो पढ़ी है 10 लाख की, एक मिलियन मापनी पढ़ी है, एक 2.5 लाख की मापनी पढ़ी है, एक 2,25,000 वाली, 2.5 लाख वाली, 50,000 वाली। और उसके बाद में तीसरी जो मापनी पड़ी है वो 1,25,000 की पड़ी है या फिर 1 लाख की है। और चौथी जो मापनी पड़ी है वो पड़ी है हमने 50,000 की। तो कैडेस्ट्रल मानचित्र होते हैं ना, तो वो लगभग 50,000 की मापनी पर बनाए जाते हैं, परंतु जो ग्रामीण जो मानचित्र होते हैं और शहरी मानचित्र होते हैं उनकी मापनी और भी बड़ी होती है, वो 4,000 और 2,000 तक आ जाते हैं। परंतु एटलस तो लगभग होता ही इतने का है। मैंने एक दिन पता है आपको एक क्वेश्चन, आपने शायद आप ही ने कि महावीर सर ने भेजा होगा वो फोटो, मैंने एक दिन मांगी थी ना मैं कि विश्व के ग्लोब की एटलस की आपके पास किसी, उस बुक में ना ऊपर आरएफ दिया हुआ है उसका। जैसे ही विश्व का मानचित्र ओपन करोगे ना तो उसके जस्ट ऊपर आरएफ दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो कितने पर है एटलस का, कितना किस आरएफ पर बना हुआ है ये। चेक करना उसको। सर मेरे पास नोट्स में जो दीवारी मानचित्र है उनकी दीवारी की 1,50,00,000 से 25 लाख तक कुछ है ऐसे। 1,25 लाख से लेके 1:1.5 करोड़ तक होती है दीवारी मानचित्र। तो उसकी उससे बड़ी हो जाएगी मतलब। और एटलस की हो जाती है 1:20 लाख से लेके 1:10 करोड़ तक हो जाए। एटलीस्ट मैं उस दिन भेजा वो शायद 10 करोड़ का था। ऑक्सफोर्ड में 10 करोड़ था सर ने उसमें वो ऑक्सफोर्ड की 1:10 मिलियन हो जाती है। हाँ 64 करोड़ में दिया था। क्योंकि पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है वो 63 करोड़ सेंटीमीटर है, तो कुछ न कुछ तो उन्होंने मापक आधारित बनाया ही होगा। अगर छोटे रखेंगे तो फिर मानचित्रों का जो मापक होगा। तो सर अपन जो पढ़े वो स्थलाकृतिक में ही आएंगी सब, जैसे मिलियन से लेकर 25,000 तक। हाँ ये सारे स्थलाकृतिक मानचित्र हैं। और कैडेस्ट्रल वाले 4,000 तक या उससे बड़े हो सकते हैं। कैडेस्ट्रल वाले हाँ, अभी जो हमने मानचित्र पढ़े हैं सारे स्थलाकृतिक मानचित्र हैं। उसके बाद में दीवारी मानचित्र है, इनकी आरएफ बड़ी होती है और सबसे बड़ी होती है आरएफ इनकी एटलस की, इनकी मापनी छोटी होती है। उच्चावच या स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर 2 प्रकार के, एक तो उच्चतादर्शी मानचित्र है, एक है प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। उच्चतादर्शी मानचित्रों में प्राकृतिक स्थलाकृतिक उच्चावच लक्षणों को दर्शाया जाता है। प्राकृतिक या स्थलाकृतिक उच्चावच लक्षणों को दर्शाया जाता है। प्लेनीमेट्रिक में क्या है कि सांस्कृतिक व आर्थिक लक्षणों को दर्शाने वाला मानचित्र है। क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा तो सारे क्रॉस या गलत करेंगे 100%, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कौन सा किसका है। क्योंकि जो प्राकृतिक मानचित्र है ना, प्राकृतिक स्थलाकृतिक जो क्षेत्र है जैसे नदियां है, पहाड़ है, पठार है, तो ये भौतिक मानचित्र में भी तो आते हैं, परंतु उच्चतादर्शी में भी आते हैं। ये प्राकृतिक स्थलाकृतिक उच्चावच लक्षणों को दर्शाया जाता है। उद्देश्य प्रकार के आधार पर ऐसे मानचित्र जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं उन्हें थीमेटिक मानचित्र कह सकते हैं। लाइन ये पूछी जा सकती है, किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे बनाना है कि राजस्थान में वर्षा ऋतु को दर्शाना है, मौसम को दर्शाना है, तो वो थीमेटिक मानचित्र होते हैं, किसी चीज स्पेशल के लिए दिखाना है। जैसे सैनिक मानचित्र होते हैं, भूगर्भिक दिखाना है आपको, कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी फटी है, सिर्फ ज्वालामुखी ही दिखानी है आपको, बाकी कुछ नहीं दर्शाना, तो वो थीमेटिक हो जाता है।
जैसे मृदा मानचित्र दिखाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ विश्व के या भारत के काली मृदा ही दिखानी है, तो वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए है कि हमें पता करना है कि ये काली मृदा है, तो वो थीमेटिक मानचित्र हो जाती है। महासागरों में लवणता का प्रतिशत या फिर महासागरीय जीव वार दिखाना है हमें। महासागरों की तली, लक्षणों, सागरीय जल, तापमान, लवणता, धाराएं आदि का दिखाना है। शांत महासागर की जल धाराएं दिखानी विशेष है इसका, थीमेटिक हो जाती है। वनस्पति में टुंड्रा और स्टेपी तुल्य जलवायु दिखानी है, तो वो भूकंपीय मानचित्र भी होते हैं, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। अपवाह मानचित्र होते हैं, नदी प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। उचावत मानचित्र होते हैं जिसमें पर्वत, पठार, मैदानों का होता है। भूगर्भिक मानचित्र होते हैं जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। खगोलीय मानचित्र भी होते हैं इसमें उद्देश्य के आधार पर, जिसमें ग्रह, नक्षत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के भी होते हैं जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, बादल आदि का अध्ययन किया जाता है। मृदा वाले तो हो ही गए। इसके अलावा सांस्कृतिक मानचित्र होते हैं जिसमें राजनीतिक, थोड़ा सा एक ध्यान रखना है अलग से कि भी भौतिक मानचित्र तो आपको पता चल गया कि प्रकृति के किसी भी भूभाग से जुड़े हुए हैं, परंतु सांस्कृतिक है, राजनीतिक है। राजनीतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, परिवहन मानचित्र, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइप परिवहन, हवाई अड्डों का, तो ये है सांस्कृतिक मानचित्र। सैनिक मानचित्र, युद्ध वगैरह क्षेत्रों के। भूमि उपयोग मानचित्र, इसमें लिया गया है इतनी प्रतिशत भूमि है, चारागाह है, बंजर भूमि है, वानिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। कृषि मानचित्र, फसलों का वितरण दर्शाने के। क्वेश्चन सरल से सरल इतना हो सकता है कि 3 दे दे सांस्कृतिक मानचित्र और 1 दे दे भौतिक मानचित्र। जैसे आपको दे दे एक मृदा, परिवहन, कृषि, खनिज, तो निम्न में से कौन सा है वो भौतिक हो जाएगा, तो मृदा वाला भौतिक हो जाएगा। परंतु खनिज मानचित्र है वो असल में सांस्कृतिक मानचित्र है, क्योंकि खनिजों का खनन किया जाता है, अपने आप नहीं निकलते ये, और खनन करने वाला होता है मनुष्य। औद्योगिक मानचित्र होते हैं तो उद्योगों को चलाने वाला होता है मनुष्य। जहां भी मनुष्य निवास करता है तो वहां पर सांस्कृतिक प्रारूपों का निर्माण करता है। कृषि मानचित्रों में कृषि करता है मनुष्य, तो वहां फसलों के वितरण दिखाता है। भूमि उपयोग, चारागाह, बंजर, वानिकी करवाता है मनुष्य। सैनिक मानचित्रों के लिए परिवहन, सड़क, वायु मार्ग, रेल परिवहन, जल परिवहन, इनका प्रयोग करता है मनुष्य, तो ये होता है सांस्कृतिक। जनसंख्या के जनसंख्या को दर्शाना, कहाँ जनसंख्या का बात ज्यादा है। राजनीतिक मानचित्र, वो तो हमें पता ही है कि राजधानी है, मुख्य मुख्य नगर है वो। रचना शैली के आधार पर जो मानचित्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गुणात्मक होता है, एक होता है मात्रात्मक। एक मात्रात्मक होता है, एक अमात्रात्मक होता है। अमात्रात्मक होता है जिसमें अमात्रात्मक को गुणात्मक कहता है। यह किसी चीज का गुण बताता है, मात्रा नहीं बताता। आपको बताया कि चीनी मीठी होती है, ये चीनी का गुण है मीठा। बाकी आप ये कहो कि 100 ग्राम चीनी मीठी होती है, 200 ग्राम मीठी नहीं होती है, तो ये तो मात्रा नहीं बताता है। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे रंगक मानचित्र होते हैं, रंगक या कोरोक्रोमेटिक, रंगारेख, ये क्या बताते हैं? ये सिर्फ वहां के गुण बताते हैं, मात्रा नहीं बताते। जैसे आपको बता दें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीला भाग है, कितना प्रतिशत है? 61%। क्या रेतीला ही है क्या? वहां पर जनसंख्या नहीं है क्या? वहां पर पौधे नहीं है क्या? वहां पर जलीय जीव जंतु नहीं है क्या? वहां पर पर्वत नहीं है क्या? वहां पर सड़कें नहीं है क्या? रेलगाड़ियां, घर, मकान, सब कुछ है वहां पर। परंतु वो तो इतना ही कहता है कि यहाँ पर 61% भाग पर क्या है? रेतीला भाग है। तो जो एक बड़ा व्यू बनाकर देता है कि यहाँ पर रेतीला मानचित्र है, रेतीला भाग है, तो वो होता है गुणात्मक। वो वहां के क्षेत्र का गुण बता रहा है, पर कितना है ये नहीं बता रहा, न प्रतिशत दिखाता। वो सिर्फ और सिर्फ एक राउंड के माध्यम से बता देगा यहाँ इतने भाग पर वन है, इतने भाग पर पर्वत है, 10% भाग पर वन है।
तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर 10% भाग पर वन ही हो, वहां पर मकान भी हो सकते हैं, कोई ऑफिस भी हो सकता है, कोई सड़क मार्ग भी हो सकता है, जलीय जीव हो सकता है, तो उनको नहीं दिखाता, वो सिर्फ वनों को दिखाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि किसी तत्व या किसी वस्तु का वितरण दिखाता है, जबकि उसके मात्रा के बारे में नहीं बताता ये। जैसे वन बताना, गांव बताना, पहाड़ियों का बताना और कृषि भूमि बताना। इस प्रकार के मानचित्रों में रंगों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, जैसे विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, मृदा के प्रकार। एक है चित्रीय विधि। चित्रीय विधि में क्या होता है कि चित्र बनाए जाते हैं, जैसे मंदिर है तो मंदिर का चित्र बनाना पड़ेगा, वहां गिरजाघर है तो गिरजाघर का अलग से चित्र बनाना पड़ेगा क्रॉस दिखाते हुए। अगर ईद है, वो क्या नाम है, ईदगाह होती है, गिरजा होती है, मुसलमानों की जो होती है ना, ईद होती है, दरगाह। ईद तो त्योहार है, ईद त्योहार है, दरगाह। हाँ दरगाह, दरगाह के लिए वो तारे का स्टार का निशान हो जाता है, चर्च के लिए क्रॉस का निशान हो जाता है। तो ऐसे हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र है। जैसे ताजमहल का विश्व भारत के मानचित्र में भी में वर्ल्ड मैप खोल के देखोगे तो वहां पर ताजमहल की फोटो आती है, तो पता चल जाता है कि यह ताजमहल। तो ये जो किसी चीज को प्रदर्शित करना, जो चीज है वहां पर, तो उसको बोलते हैं चित्रीय विधि। बाकी इससे पहले आया था रंगारेख या क्रोमेटिक। तो वो जैसे पठारों को दिखाने के लिए कौन सा रंग हो जाता है, जैसे वनों को दिखाते हैं तो हरा रंग हो जाता है, पानी को दिशा भूरा रंग होता है, पठारों पानी को नीला हो जाता है। तो इसी प्रकार से कृषि का पीला, उसके बाद में है सामान्य छायांकन विधि। सामान्य छाया विधि है, जैसे हम पाई चार्ट बनाते हैं ना, एक पूरे राउंड के गोल घेरे में काट के हम बताते हैं कि 10% ये है, 12% ये है, उसमें फिर हम पाई चार्ट में बनाते हैं। एक 10% होता है, उसमें हम गोल गोल डब्बे बनाकर फिर डॉट 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 बनाकर, उसके अलावा फिर तिरछे काट कर इस प्रकार से जब हम दिखाते हैं। तो ऐसे मानचित्र जिसमें काली शाही के द्वारा अलग अलग छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे छाया विधि का मानचित्र बोलते हैं। उसके बाद में होता है जो मोस्ट बताया है सर ने, सिंबल विधि, वर्ण प्रतीक विधि। उसका दूसरा नाम है कोरोसिमेटिक मानचित्र। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय प्रतीक जैसे त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, इनका प्रयोग किया जाता है। मूल अक्षर होते हैं जैसे डब्ल्यू, आर, टी। जैसे डब्ल्यू के लिए व्हीट है, राइस के लिए आर है, टी के लिए, और कोकोनट के लिए सी हो जाएगा, ऑयल के लिए ओ हो जाएगा, पंपकिन के लिए पी हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो नीचे फिर उसका पूरा विवरण देता है भी पी को उसने क्या दर्शाया है। तो पी को पंपकिन दर्शाया है, ऑयल को ओ से दर्शाया है, तो वो दर्शा देता है बिल्कुल पहले ही बड़े शब्दों में, ताकि पूरा शब्द न लिखना पड़े, उसके जो मूल अक्षर है उनको ही दिखाया जाए। तो इस कारण से सिंबल विधि बोलते हैं उसको। एक होती है चित्रीय विधि। चित्रीय विधि में जैसे गेहूं को बाली के रूप में दर्शाना, चाय को पत्ती के रूप में दर्शाना, बाजरे को सिट्टे के रूप में दर्शाना, इस प्रकार से चित्रीय विधि होती है। एक होता है नामांकन विधि। नामांकन विधि में पूरा नाम लिखकर प्रदर्शन किया जाता है। बाकी कल करेंगे। मात्रात्मक मानचित्र विधि है, कुछ ज्यादा नहीं है खास, पढ़ लेना बस, अपने स्तर पर ही पढ़ोगे तो ही ठीक रहेगा। बाकी है जितने भी आरफ वगैरह उसके बारे में जिक्र किया है हमने। और बताओ उसमें सेट वगैरह का तो पता चलने लगा आपको? जी सर, पता लग गया। ये सिर्फ नामों में कंफ्यूजन है थोड़ी। वो आजकल एक वो चुटकुला सा चल रहा है, चीन चपाक डमडम, ऐसा नाम सुना है क्या आप? नहीं सर। सुनाओ सर। साउथ मूवी में कौन आए? नहीं
नहीं, आजकल वो ना इंस्टाग्राम पे चल रहा है, वो एक छोटा सा एक मीम चल रहा है, चीन टपाक डम डम। इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे। हाँ। ये मेरी आप सुनाओ ये जो तो मेरी भेज रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम नहीं, नहीं चलाते। मेरी प्रोफाइल पे जो फोटो लगी है ना, इतना ही है बस, हाँ। इतना है इसमें। बस इतना ही है, ये चीन टपाक डम डम, बस इतना ही बोलता है वो। ठीक है, बाकी चीन टपाक डम डम है अभी तो जितना भी है आप पढ़ो, बाकी अगर कुछ और पूछना हो तो बताओ। बाकी मुख्य तो यही है कि आपको जो मिलियन शीट है, उसके अलावा इंच मैप मापनी है, क्वार्टर इंच मैप मापनी है, कितना आरफ है, क्या नाम आता है, उसके बाद में डब्ल्यू का क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का, एक से लेकर ए से लेकर पी तक का है, 1 से लेकर 16 तक का जो है कितने डिग्री में कटेगी। तो क्रम भी पूछ लेता है कई बार कि पहले जो मिलियन मापनी होती है वो 4x4 का होती है। बाकी विश्व के मानचित्र पर तो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पर 4x6 का कटता है, और 60 से 88 तक कटता है 4x12 का कटता है। उसके बाद में एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, टोटल 2222 सीटें हैं। भूमध्य रेखीय या फिर जो अक्षांशीय भाग की जो सीटें हैं वो है टोटल 1800, और वो है 420, टोटल 2222 सीटें हैं। उत्तरी गोलार्ध में 1111 सीट है, दक्षिणी गोलार्ध में 1111 सीट है। बाकी भारत का जो मानचित्र है वो 4x4 पर देहरादून द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा इसने 3 मापनियां निर्धारित की है। एक तो की है 50,000 की मापनी, एक है 25,000 की मापनी, और एक है 2.5 लाख की मापनी। 25, 50 और 2.5 लाख। बाकी जो बड़ी बड़ी बातों में आधुनिक मानचित्र कला का पिता है वो है हेनरिच बेरन। ये बेरन वही है क्या जो बेरन द्वीप की ज्वालामुखी अपना जो सुसुप्त ज्वालामुखी थी क्या? सक्रिय। हाँ, सक्रिय। बेरन ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये वही बेरन है क्या ब्रिटिश वाला, या फिर कोई और है? पता नहीं सर। होना तो चाहिए मेरे हिसाब से, लगता तो ऐसे ही। हो सकता है कि उसने बेरन ज्वालामुखी की खोज की हो, तो हो सकता है वो कहलाया जा सकता है कि हेनरिच बेरन के नाम पर पड़ा हो सकता है यही हो, कोई मानचित्र खींचने के उद्देश्य से यहाँ आया होगा। ब्रिटिश था क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो शासन रहा है वहां पर भी। ठीक है, और कुछ? और कुछ तो कुछ नहीं है सर, बाकी कल कर। ठीक है, धन्यवाद सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट सर।